हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे अपने मंथली करंट अफेयर्स और हम मार्च का जो अपना पहला पार्ट है वो कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं मार्च के सेकंड पार्ट पे और इसमें हमारे थोड़े से क्वेश्चन जो हैं डिसरप्ट हो गए हैं, तो हम आज क्वेश्चन नंबर 60 से ही करने वाले हैं। ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको कुछ और देखना है, प्री बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारी हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही हैं। आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वाली सीरीज़ तो बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। सो देखिए आपको जो अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, a Kalarippayattu is a martial art. Second, a Kalarippayattu was originated in Tamil Nadu. अभी क्या हुआ रिसेंटली, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में चार जो गेम्स हैं उनको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूड किया गया है। वो चार गेम्स कौन कौन से हैं? एक तो है गटका जो कि कहाँ से है? पंजाब से है। और एक है मलखम्ब जो सेंट्रल इंडिया से है। और एक है थांगता जो मणिपुर से है। ठीक है। ये सारी मार्शल आर्ट्स हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूड की गई हैं। तो एक है तीन तो ये होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक फोर्थ है हमारी कलरीपयट्टू। ये यस एक मार्शल आर्ट है। सेकंड है कलरीपयट्टू वाज ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु। नहीं, जो कलरीपयट्टू जो है ये तमिलनाडु में नहीं, ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है? केरला में ओरिजिनेट हुई है। ठीक है। ये 4-5 बार ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट सही है, तो आंसर आ गया ए। ठीक है, आंसर आ गया ए। तो बस ये हो जाता है हमारा। और हाँ, एक और चीज़, थांगता को मतलब एंशियंट जो इसका नाम है, थांगता का जो एंशियंट नाम है उसको बोलते हैं हुयेन लेलोंग। ठीक है। आ जाते हैं 61 पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मार्शल फॉर्म स्टेट बिलोंग्स टू। ये मार्शल आर्ट किस स्टेट से बिलोंग करती है? अभी देखा कि थांगता कहाँ से है? मणिपुर से है। अभी देखा थोड़ी देर पहले। ठीक है। थांगता कहाँ से है? मणिपुर से है। और जो ये मुष्टि खम्भ है ये कहाँ से है? ये राजस्थान से नहीं। मुष्टि युद्ध ये कहाँ से है? ये राजस्थान से नहीं है। ये कहाँ से है? यूपी से है। ठीक है। और जो सिलंबम है वो कहाँ से है? वो केरला से नहीं है। वो कहाँ से? तमिलनाडु से है। वो कहाँ से? तमिलनाडु से है। तो ये भी रॉन्ग, तो ओनली थर्ड सही है। तो आंसर आ गया क्या? बी। ठीक है। जो भी मार्शल आर्ट अभी कराई जा रही है कम से कम उनको रट लो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो। अब आ जाते हैं 62 पे। मार्शल आर्ट फॉर्म एंड देयर डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है दी गटका, थोड़ा एंड काठी सामू। जो गटका है वो स्वॉर्ड फाइटिंग है, जो थोड़ा है वो एक्सीलेंस चाहिए उसमें, और काठी सामू में स्टिक फाइटिंग है। तो देखो इसमें जो गटका है ना, वो जो गटका है, गटका कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है, गटका कहाँ का है? पंजाब का। और तो गटका में हमें क्या चाहिए? गटका एक स्टाइल ऑफ स्टिक फाइटिंग है, वुडन स्टिक के साथ वो होता है। ठीक है। गटका क्या है? एक स्टिक फाइटिंग है। थोड़ा क्या है? यस, इसको आर्चरी में चाहिए, मतलब बो एंड एरो वाले वो होते हैं इसमें थोड़ा में। और काठी सामू में क्या है? ये यस इट इज़ अ टाइप ऑफ ये वाली है स्वॉर्ड फाइटिंग। क्या है? काठी सामू। और कहाँ की है काठी सामू? कहाँ की है? आंध्रा की। काठी सामू कहाँ की है? आंध्रा की। और थोड़ा कहाँ का है? हिमाचल का। ठीक है, थोड़ा कहाँ का है? हिमाचल का मार्शल आर्ट। और काठी सामू कहाँ की है? आंध्रा की। उसमें स्वॉर्ड से फाइटिंग होती है। और गटका पंजाब की है, उसमें स्टिक से फाइटिंग होती है। और थोड़ा जो है वो हिमाचल की है, और वो आर्चरी में उसको क्या चाहिए? एक्सीलेंस चाहिए। ठीक है। तो हमने कितनी मार्शल आर्ट अभी कर ली हैं? देखो, पहली 4 तो हमने पहले ही कर ली थी। ठीक है, 2 इसमें आई नहीं, 6, और 2 इसमें आई नहीं, 8 मार्शल आर्ट्स आपकी हो गई हैं। ठीक है। तो इसमें केवल 2 सही है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत मैच किए हुए हैं। ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सुभाष चंद्र बोस ज्वाइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाई प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ऑफ गांधी जी। तो देखो जो ये थे, क्या थे हमारे? ये सुभाष चंद्र बोस जी थे। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया था, लेकिन वो गांधी जी के नॉन वायलेंस जो प्रिंसिपल था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। ही वॉज इंस्पायर्ड नहीं थे, नॉट सेटिस्फाइड। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। ठीक है, वो इनके साथ सेटिस्फाइड नहीं थे, तो ये गलत हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया था, और आईसीएस में उनकी मतलब वो हो गए थे, सेलेक्ट हो गए थे। उसके बाद 1921 में उन्होंने जॉब लेफ्ट कर दी थी वो वाली, और तभी क्या हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो ज्वाइन कर गए थे। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। अब अगर देखो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमारा आंसर ही आ जाता है। क्या आ जाता है? सी, 2 and 3, मतलब 2 and 3 सही है। इसका मतलब ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेजिडेंट थे। ठीक है। और ही वॉज फर्स्ट मैन टू कॉल महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। यस, वो पहले आदमी थे जिन्होंने महात्मा गांधी को
फादर ऑफ नेशन कहा था, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के तो वो थे ही प्रेसिडेंट, और किसके प्रेसिडेंट थे वो, और इंडियन नेशनल आर्मी के भी वो प्रेसिडेंट बने थे। क्या उन्होंने और कुछ भी बनाया है? यस, उन्होंने बनाया है एक मतलब स्टार्टिंग से ही मैं बताऊं कि उन्होंने स्वराज पार्टी ऑर्गेनाइज करने में स्टार्टिंग में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास का हेल्प किया था, ठीक है। किसमें? स्वराज पार्टी में उन्होंने हेल्प किया था जब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बाहर निकल गए थे, ठीक है। किसका? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास का, ठीक है। इनकी हेल्प की थी इसने। और क्या किया था इन्होंने? और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। 2 टाइम्स प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एक 1938 में हरिपुरा का सेशन था, एक 1939 में जब त्रिपुरी का सेशन था, ठीक है। और 1939 में गांधी जी के सपोजिशन के कारण इन्होंने क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। इस रेजिग्नेशन के बाद क्या हुआ? इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक फैक्शन था कांग्रेस के अंदर ही बंगाल में, ए फैक्शन विद इन कांग्रेस इन बंगाल, ठीक है। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट है, विनायक दामोदर सावरकर यूनाइटेड एंड इन्फ्लेम्ड द इंडियन स्टूडेंट्स इन इंग्लैंड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू फ्री इंडिया सोसाइटी। जो विनायक दामोदर सावरकर हैं उन्होंने यूनाइट किया और इन्फ्लेम किया किसको? इंडियन स्टूडेंट्स को। कहाँ पे? इंग्लैंड में। अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू फ्री इंडिया सोसाइटी, और उन्होंने वहाँ पे क्या बनाई? फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो फ्री इंडिया सोसाइटी किन्होंने बनाई? विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है ना। याद रखना, फ्री इंडिया सोसाइटी कहाँ बनी थी? इंग्लैंड में बनी थी। किसने बनाई थी? विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। सेकंड है, अभिनव भारत सोसाइटी वॉज सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर इन 1904। जो अभिनव भारत सोसाइटी थी वो एक सीक्रेट सोसाइटी थी, वो किन्होंने बनाई थी? वो भी विनायक दामोदर सावरकर ने बनाई थी। कब? 1904 में। ये भी स्टेटमेंट क्या सही है। थर्ड है, सावरकर रोट ए बुक टाइटल द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ये, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है इसकी? सही है। तो तीनों सही है, तो आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। और जब ये अभिनव भारत स्टार्टिंग में बनी ना, तो ये अभिनव भारत जो सोसाइटी थी ये कहाँ बनी थी? ये सबसे पहले नासिक में बनी थी, और इसका दूसरा नाम था मित्र मेला। इसका नाम क्या था? मित्र मेला, ठीक है। इसका नाम क्या था? नासिक में बनी थी और इसका नाम था मित्र मेला। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या आ गया? डी। आ जाते हैं 65 पे। विद रिस्पेक्ट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले है, यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड एज मोहम्मदो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1918, ठीक है। सेकेंड है, यूनिवर्सिटी ग्रू आउट ऑफ वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान। थर्ड है, सर सैयद आर्ग्यूड दैट रिलीजियस बिलीफ, साइंटिफिक नॉलेज एंड मोरालिटी वर म्यूचुअली कंसिस्टेंट। देखो, सबसे पहले जो ये मोहम्मदो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये 1918 में नहीं, ये 1875 में वो हुआ था, खुला था, ठीक है। और एज ए जब ये AMU में वो हुआ, मतलब मोहम्मदो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं, और जब ये मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ, वो कौन सा ईयर था? वो ईयर था 1920 में। तो ये 1918 में तो हुआ नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, और हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा आंसर आ जाता है बी। हमारा आंसर क्या आ जाता है? बी। सेकंड क्या है? द यूनिवर्सिटी ग्रू आउट ऑफ वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान। यस, सर सैयद अहमद खान के कामों से बनी। थर्ड है, सर सैयद आर्ग्यूड दैट रिलीजियस बिलीफ, साइंटिफिक नॉलेज एंड मोरालिटी वर म्यूचुअली कंसिस्टेंट। यस, ये भी इन्होंने बोला था। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66। विद रिस्पेक्ट टू UN सिक्योरिटी काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमें बताना है, ठीक है। फर्स्ट है कि अंडर द चार्टर ऑफ UN नेशन ऑल मेंबर्स आर ओब्लाइज टू कंप्लाई विद काउंसिल्स डिसीजन। जितने भी चार्टर के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो मानने मतलब ओब्लिगेटेड हैं। यस, ओब्लिगेटेड तो हैं। सेकंड है, ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव 1 वोट। हर एक कंट्री का जो वोट होता है वो 1 वोट होता है। यस, ये भी है सिक्योरिटी काउंसिल में। थर्ड है, डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑन प्रोसीजरल मैटर्स शैल बी मेड बाय एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 10 मेंबर्स। देखना, यहाँ पे 10 मेंबर्स नहीं है, वो अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स है। कितनी है? 9 मेंबर्स है। और वो जिनकी 9 मेंबर्स कौन? जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप जिसमें होती है, ये होती है मतलब जब प्रोसीजरल मैटर्स हो, ठीक है। प्रोसीजरल मैटर्स में एक होते हैं ऑल अदर्स मैटर। प्रोसीजर के अलावा जो ऑल अदर मैटर्स होते हैं ना, कोई भी अलग काम है प्रोसीजरल मैटर्स के अलावा, अदर काम में 9 मेंबर्स की ज़रूरत है प्लस 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है अदर जो मैटर्स हैं उनमें 9 मेंबर्स प्लस 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो, और प्रोसीजरल मैटर्स में ओनली 9 वो वाले
नॉन परमानेंट मेंबरशिप, ठीक है, ये इसमें आती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग एंड फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो आंसर क्या आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, हमें यमन के बारे में बताना है। यमन के बारे में इट इज़ करेक्ट बतानी, कोई एक ही स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। सबसे पहले यमन कहाँ पे है, ये मान लो ये है और ये यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला, और तो यमन जो है वो यहाँ पे है, सना इसकी कैपिटल है। सेकंड है इट इज़ लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में तो इंडिया है, तो ये कहाँ से है, ठीक है, ये तो नहीं है, ठीक है, साउथ मिडल ईस्ट में आता है ये, तो ये तो नहीं है। सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू यमन, कल वाले लेक्चर में ये बताया था कि सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, इन 3 कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। यहाँ पे तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता, कहाँ से होता है, एक तो सऊदी अरेबिया, एक है ओमान और एक है यूएई, ठीक है, इन 3 कंट्रीज से पास होता है यहाँ से। इट इज़ सिचुएटेड एट एंट्रेंस टू द बेब एल मंदाब स्ट्रेट, मंदेब स्ट्रेट, बिल्कुल देखो यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे सोमालिया का ऐसे कोस्ट आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेब एल मंदाब स्ट्रेट है, तो वहीं से ये शुरू होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। फोर्थ है इट बॉर्डर्स द यूएई टू द नॉर्थ एंड ओमान टू द नॉर्थ वेस्ट, तो ऐसा नहीं है, नॉर्थ में तो ये सऊदी अरेबिया से बाउंड करता है और इधर ये ओमान से बाउंड करता है, 2 ही कंट्रीज से सराउंडेड है ये, ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो आ गया हमारा आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, चेनाब रिवर के बारे में हमें बताना है, ठीक है, तो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू चेनाब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चेनाब के बारे में बताना है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नियर द बारालाचा पास इन जास्कर रेंज, ये जो है ओरिजिनेट होती है बारालाचा पास से, कहाँ पे, इसमें जास्कर रेंज में, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बताओ। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहीं से ओरिजिनेट होती है। सेकंड है इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, नहीं ये इंडस की सेकंड लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यही है, ठीक है, तो नहीं, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग हो गई। थर्ड है द रिवर इज़ फॉर्म्ड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स चंद्रा एंड भागा, ये जो रिवर है ये 2 रिवर्स के कन्फ्लुएंस से बनती है, चंद्रा एंड भागा, यस ये 2 रिवर्स के कन्फ्लुएंस से बनती है। और इंडस वाटर ट्रीटी में इसका जो पानी है एक्सप्लॉयटेशन के लिए पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान को अलॉट हुआ है इसका पानी, ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो पूछा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत कौन से, गलत तो सेकंड है बस, तो आंसर क्या आ गया ए, ठीक है, आंसर क्या आ गया ए, ये देख लेना यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट पूछी है या इनकरेक्ट पूछी है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, क्या बोलता है, सोफर के बारे में बताना, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशिंग रेट, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ एन इन्फ्लुएंशियल इंटरेस्ट रेट दैट द बैंक्स यूज टू प्राइस द यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव एंड लोन्स, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन इन मार्केट ट्रेजरी रिपर्चेज मार्केट, ठीक है। अब जो आप देखोगे कि क्या है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट बहुत ही अच्छे से इकोनॉमी वाले सेक्शन में मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये कहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ है, किसकी जगह पे यूज़ हुआ है, लाइबर की जगह पे यूज़ हुआ है। लाइबर क्या था, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, और बस अभी ये रिप्लेस हो रहा है यूएसए में किससे, सोफर से, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट से, ठीक है। फर्स्ट है इट इज़ इन्फ्लुएंशियल इंटरेस्ट रेट, यस ये भी एक इंटरेस्ट रेट है, दैट बैंक्स यूज टू प्राइस द यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव एंड लोन्स, जो बैंक से यूज़ करते हैं यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव और लोन्स को लेने के लिए, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन्स इन ट्रेजरी रिपर्चेज मार्केट, ये जो है किस पे बेस होते हैं, ट्रेजरी रिपर्चेज मार्केट पे बेस होते हैं, ये भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या आ जाता है इसका सी। अभी जो ये सोफर है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ये एक रेट क्या है, देखो ओवरनाइट रेट क्या होता है, जनरली क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट होता है जो लार्ज बैंक यूज़ करते हैं मनी को बोरो या लैंड करने के लिए ओवरनाइट बेसिस पे, ठीक है, ओवरनाइट बेसिस पे लैंड वो करने के लिए जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं ओवरनाइट रेट। जैसे कि हमारी, मैंने एक बार बताया था कि इंटरबैंक से 2 टाइप की मनी इंडिया में ली जाती है, एक को बोलते हैं कॉल मनी जो कि 1 दिन के लिए ली जाती है, एक होती है नोटिस मनी, ठीक है, नोटिस मनी, तो ये क्या है, ये ओवरनाइट बेसिस पे ही ले रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है, तो उसी के इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं। तो उसका रेट कैसे डिटरमाइन होता है, उस पर अलग अलग बेसिस है। पहले होता था लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट में क्या था कि मेनली उसमें जो डाटा था ना, वो जो बैंक्स बताते थे उसके ऊपर बेस था मेनली। लाइबर में क्या था, जो डेटा था वो किस पे बेस था, मेनली जो बैंक्स बताते थे, ना कि जो बैंक्स देते थे उसके बेस पे। तो इससे क्या हुआ, लाइबर बहुत सारी कंट्रीज मैनिपुलेट करने लगे, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज वाले जो बैंक्स थे वो इसको मैनिपुलेट करने लगे, तो इसलिए लाइबर को छोड़ के अभी जो ये आ रहा है यूएस से आ रहा है, वो अपने न्यू उसके साथ आ रहा है, ठीक है, सोफर उसके साथ। तो इसीलिए जो ग्लोबल रेगुलेटर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लाइबर को छोड़ के अब सोफर की तरफ जाएंगे, ठीक है। वही मान सकते हैं इसको, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट कमेटी, मतलब अब रेफरेंस रेट मान सकते हैं। एक यूएसए में एक कमेटी बैठी थी, अल्टरनेट रेफरेंस रेट कमेटी, ठीक है, 2017 में उसने इसको रिकमेंड किया है कि ये वाली हमें बनानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि
ये जो लाइबर आया था ये 1970s में आया था, तो अभी आया है 2020s के आसपास आया है, ठीक है। तो वही है यूएसए में अब इसको यूज़ करने लग गए, ठीक है, क्योंकि ये उनके उस पर बेस है, जो मेन इंटरेस्ट रेट बैंक देते हैं उनके उस पर बेस है। क्या इंडिया में भी कोई ऐसा चलता है? यस, इंडिया में चलता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट इंडिया में ये चलता है। इंडियन कोल मार्केट, कोल मनी जो मार्केट है ना, उसका मेनली यार्ड स्टिक यही है, यहीं से उसका इंटरेस्ट रेट चेक होता है कि कोल मनी में जो आप पैसे दोगे उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है। मेनली वो रेट होता है जहाँ पे अनसिक्योर्ड फंड्स एक दूसरे से बैंक्स लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस रेट की तरह यूज़ होता है। तो चलो हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है, सारी चीज़ें होगी। सी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्या बोलता है एमएसपी के बारे में? 70 है, विद रिस्पेक्ट टू एमएसपी फॉर क्रॉप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, इट इज़ मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट कंसिडर एज रिम्यूनरेटिव फॉर फार्मर। ये मिनिमम प्राइस है किसी भी क्रॉप के लिए जो गवर्नमेंट कंसिडर करती है एज रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर फार्मर्स। यस, किसी भी क्रॉप के लिए गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है और मिनिमम प्राइस। सेकंड है, इट इज़ बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीएससीपी, बहुत ही अच्छे से करवा चुके हैं, सीएससीपी की रिकमेंडेशन पे है। थर्ड है, द गवर्नमेंट इज लीगली बाउंड टू पे द एमएसपी फॉर 23 क्रॉप्स। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट लीगली बाउंड है, अगर उनको प्राइवेट में मिलेगा, अगर बाई चांस कोई फार्मर प्राइवेट के पास बेचता है और उसको ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो वहाँ पे अपनी जो क्रॉप है उसको बेच सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको, अगर वो वहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज के पास ना ही लाए तब भी गवर्नमेंट लीगली बाउंड है देने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। बर्ड फ्लू के बारे में हमें बताना है, ठीक है, बर्ड फ्लू के बारे में बताना है। फर्स्ट है, इट इज़ हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज कोज्ड बाय इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। बिल्कुल, ये जो है टाइप ए वायरस से हुई है, इन्फ्लुएंजा से कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू, ठीक है। और सेकेंड है, इट इज़ डेडली एज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो अभी मतलब ये कोई पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है, ये इसका है कि पर्सन टू पर्सन अभी स्प्रेड नहीं होती है। थर्ड है, इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा। येस, 2019 में जो इंडिया को WHO ने क्या वो किया है, एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री डिक्लेयर किया है, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री डिक्लेयर किया है इंडिया को, किसने? WHO ने। और ये जो है किसको भी बता, ये उन्होंने नोटिफाई कर दिया किसको? OIE को। OIE क्या? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ भी है ये, इसको नोटिफाई किया। ये क्या है याद रखना, ये क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मेनली एनिमल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बनी है। ये तो आपको इससे ही पता चल गया होगा स्टेटमेंट से। क्या इंडिया इसका मेंबर है? यस, इंडिया इसका मेंबर है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? हेडक्वार्टर जो है इसके वो कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और मेंबर्स कितने? 181 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। तो उसको भी नोटिफाई किया गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ को भी नोटिफाई कर दिया गया है कि जो इंडिया है वो एवियन इन्फ्लुएंजा से फ्री हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। और एक और चीज़ है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, देखो ये स्टेटमेंट सही है तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो आंसर आ गया सी। और देखो जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ना, वो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइप ए, एक होता है टाइप बी एंड सी। टाइप बी एंड सी, जो टाइप ए होता है मेनली वो एनिमल्स को, मेनली ऐसा होता है जो एनिमल्स को इफेक्ट करता है, मतलब जूनोटिक होता है, ठीक है। मेनली ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन क्या होता है मेनली एनिमल्स को अफेक्ट करता है और जूनोटिक होता है मेनली, मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना, जूनोटिक होता है। जो टाइप बी एंड सी होता है ये मोस्टली ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करता है, ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स होते हैं इसके टाइप बी एंड सी के, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। वेटिवर के बारे में बताना है। वेटिवर, वेटिवर क्या है? तो जो वेटिवर है वो तो आपने सुना ही होगा, ये यूज़ होता है कहाँ पे? कॉस्मेटिक, एरोमेटोथेरेपी और आयुर्वेदा सोप्स में। मेनली वेटिवर को क्या बोलते हैं? खुशबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KHUS, खुशबी बोलते हैं इसको। पेरेनियल बंची ग्रास है, पेरेनियल बंच ग्रास है ये, ठीक है। क्या एक टाइप की ग्रास है? पेरेनियल ग्रास है, बंच ग्रास है, ठीक है। बहुत सारे पर्पज के लिए उगाई जाती है, जैसे कि रूट्स, उसमें से ऑयल निकाला जाता है, CO2 को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को प्योरीफाई करती है, इथेनॉल में प्रोडक्शन में, एंटी डिप्रेसेंट भी एज यूज़ होती है, ये कैटल फीड में यूज़ होती है, हैंडीक्राफ्ट में भी यूज़ होती है, ठीक है। इंडिया में 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है नॉर्थ इंडिया में और एक होती है साउथ इंडिया में, दोनों अलग होती हैं, नॉर्थ इंडियन वेटिवर और साउथ इंडियन वेटिवर। और याद रखना हर एक टाइप की सॉइल में ये उगाई जा सकती है, ठीक है, एवरी टाइप ऑफ सॉइल में ये उग सकती है। मेनली इसके लिए जो अच्छी सॉइल है वो है वेल ड्रेन्ड सैंडी लूम, ठीक है। और एक है रेड लेटराइट सॉइल। क्या है? रेड लेटराइट सॉइल, ठीक है। और एक नाम आता है कि वेटिवर सिस्टम क्या होता है, एक वैसे ही नाम आता है कि वेटिवर सिस्टम क्या होता है।
वेटिवर सिस्टम क्या होता है? वेटिवर सिस्टम होता है सोयल और वाटर कंजर्वेशन का। अगर आ जाए वेटिवर सिस्टम क्या है? सोयल और वाटर कंजर्वेशन का एक मेथड है या सिस्टम है जिसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है वेटिवर प्लांट। ठीक है, वो क्या है? वेटिवर प्लांट। तो ये हो गया हमारा ए। ठीक है, और तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। भारतीय स्टेशन के बारे में बताना है अंटार्कटिका में। किसके बारे में बताना है? भारतीय स्टेशन के बारे में बताना है अंटार्कटिका में। आपको पता ही होगा अंटार्कटिका में कौन कौन से हमारे स्टेशन है। भारतीय, दक्षिण गंगोत्री, भारतीय, मैत्री, सारे कहाँ पे हैं? अंटार्कटिका में। फर्स्ट है भारतीय रिसर्च मैंडेट फोकस ऑन ओशियोनोग्राफिक स्टडीज एंड फिनोमिनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप। और सेकंड है इट ऑल्सो फैसिलिटेट रिसर्च टू रिफाइन द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो देखो भारतीय स्टेशन है, यस, उसका जो मेन है वो है कि मेन फोकस करता है ओशियोनोग्राफिक स्टडीज़ पे और कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप पे। सही है, और मेनली यहाँ पे रिसर्च होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री के लिए। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारी सही हैं। और ये परमानेंट अंटार्कटिक स्टेशन है इंडिया का। ठीक है, और पहली जो रिसर्च फैसिलिटी थी इंडिया की वो कौन सी थी? दक्षिण गंगोत्री। पहली जो रिसर्च फैसिलिटी थी वो कौन सी थी इंडिया की? फर्स्ट रिसर्च फैसिलिटी कौन सी थी? वो थी दक्षिण गंगोत्री, अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री। मैं आपको अंटार्कटिका का पूरा अच्छे से मैप भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, और ये जो ये था, ये क्या भारतीय कब वो हुआ था? 2012 से, सिंस 2012 ये वो काम में चल रहा है। ठीक है, आ जाते क्या कितने सी आंसर हो गया इसका, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। सेक्शन 32 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में बताना है। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स द डिफॉल्टिंग कंपनी इटसेल्फ द राइट टू अप्रोच द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इट मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सेक्शन 32 हमें बताता है कि हमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अगर कोई डिफॉल्टिंग कंपनी है तो वो जा सकती है वहाँ पे एडजुडिकेटिंग के लिए। सेकेंड है द बिडर्स फॉर ए कॉर्पोरेट डेप्टर अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वुड बी इम्यून फ्रॉम एनी इन्वेस्टिगेशन बीइंग कंडक्टेड बाय एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो भी बिडर्स आएंगे उन पे कोई वो इम्यून होंगे, उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि ये इतना मतलब घटिया है, क्यों खरीद रहे हैं, क्या है। ठीक है, तो यही है। तो इसका जो आंसर हो गया वो भी सेक्शन 32 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में मेनली यही है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्या बोलता है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट या रूल्स 2070 prevent the owner and the transporters from causing the animals unnecessary pain and suffering। यस, ये तो बिल्कुल सही है। अननेसेसरी पे ये अभी हुआ है 2017 में, ये रूल्स में बोला गया कि ओनर भी अपने एनिमल्स को टॉर्चर नहीं कर सकता, पेन नहीं पहुंचा सकता। सेकंड है आर्टिकल 62 में ये बताया गया है कि एवरी सिटीजन को कंपेशन होना चाहिए। तो नहीं, देखो ऐसा नहीं है। आर्टिकल मतलब ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमें बताया गया। आर्टिकल 51A में जो जी पार्ट है उसमें हमें बताया गया है कि जो एनिमल्स हैं उनके लिए हमारा कंपेशन होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट सही है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली एंड एस डिलोन रिपली हैव बीन एसोसिएटेड विद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। जो ये दो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, ये किससे वो हैं? एसोसिएटेड हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से, ये वो हैं बिल्कुल। सेकंड है BNHS लोगो इज़ ग्रेट हॉर्नबिल। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सलीम अली भी उसी से रिलेटेड हैं और इनका जो लोगो है वो भी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल है। और जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वो कब फाउंड की गई थी? 1883 में फाउंड की गई थी। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, लगभग लार्जेस्ट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी और मेनली कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च के लिए मेनली ये बनी है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमें बताना है कौन सी चीज़ वहाँ पे है। तो देखो जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे है, अरावली हिल रेंज के पास। ठीक है, तो वहाँ पे है। तो देखो सूरजकुंड जो है गुड़गांव में है, वहाँ पे भी है, वहाँ वो भी है। अंगारपुर डैम, तुगलकाबाद फोर्ट और छतरपुर टेम्पल, ये चारों ही क्या हैं? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। ठीक है, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। छतरपुर टेम्पल कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में है। तुगलकाबाद फोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। और ये आंगपुर डैम और सूरजकुंड कहाँ पे हैं? जो आंगपुर डैम है ये भी कहाँ पे है? हरियाणा में। आंगपुर डैम और सूरजकुंड हरियाणा में, और तुगलकाबाद फोर्ट और छतरपुर फोर्ट कहाँ पे हैं? ये दिल्ली में। ठीक है, तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। मेनली एक और चीज़ याद रखना, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसका पार्ट है? ये पार्ट है नॉर्थ अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। लेपर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये पार्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेनली जो राजस्थान का सरिस्का जो नेशनल पार्क है वहाँ से दिल्ली रीज तक
आती है, ठीक है। उसको दिल्ली रेंज तक माना जाता है, तो उसी का पार्ट है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्या बोलता है, कौन सा नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये रहा हमारा नेपाल और ये रही हमारी इधर स्टेट्स, ठीक है, जो भी होंगी। देखो क्या झारखंड तो नहीं, लैंडलॉक है, तो ये तो नहीं करता, तो ये तो नहीं करता है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया बी। क्या आ गया? बी। मतलब सेकंड एंड थर्ड। वेस्ट बंगाल तो करता ही है, सिक्किम भी करता है, हिमाचल कहाँ से करता है? नहीं, उत्तराखंड करता है, ठीक है। आ जाते हैं 79 पे। क्या बोलता है, वेस्ट बैंक इज लोकेटेड ऑन मरून रिवर। जो वेस्ट बैंक है वो किस पे लोकेटेड है? मरून रिवर पे लोकेटेड है। और सेकंड है, गाजा स्ट्रिप इज लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। जो गाजा स्ट्रिप है वो किस पे है? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी है। देखो याद रखना, जो गाजा स्ट्रिप जो है ये आपको पता ही होगा कि ये इधर है, और यहाँ पे मान लो इजराइल है, तो इजराइल के इधर पे ही है, ठीक है। तो यस, ये मेडिटेरेनियन सी बनाया मैंने, ठीक है। तो गाजा स्ट्रिप जो है यस वो मेडिटेरेनियन सी पे लोकेटेड है। और जो वेस्ट बैंक है क्या वो मरीन रिवर पे है? देखो नहीं, वेस्ट बैंक जो है मरून रिवर पे नहीं है, वो किस पे रिवर पे है? जॉर्डन रिवर पे। किस पे है? जॉर्डन रिवर पे, ठीक है, वो जॉर्डन रिवर पे है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में फ्लो करती है जॉर्डन रिवर, ठीक है। और मेनली जो ये वेस्ट बैंक है क्या कौन सा एरिया? इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड सही है, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ से भी होए मैप निकालो और देखो कि कहाँ है क्या है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इजराइल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देखो, मैं कुछ बताते देती हूँ आपको थोड़ा बहुत। ये देखो कि मान लो कि ये है इजराइल, ये देखो, देखो ये जो एरिया है बनाया ना, ये जो एरिया है ये है वेस्ट बैंक। ये एरिया कौन सा है? वेस्ट बैंक। ये जो यहाँ पे बनाया ये क्या है? डेड सी। ये क्या बनाया मैंने? डेड सी बनाया है, ठीक है। उसके ऊपर जो यहाँ पे बनाया है ये है सी ऑफ गैलीली। इसको सी ऑफ गैलीली को लेक टाइब्रिस भी बोलते हैं, लेक टाइब्रियास भी बोलते हैं। मतलब किस किस के बीच में है? ये इजराइल और ये सीरिया के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पे है ये जो बनाई हुई है गोलन हाइट्स, ये भी सीरिया के बीच में है, ठीक है। और तो क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में आपको। इधर जॉर्डन है, इधर क्या है? इधर जॉर्डन है, यहाँ पे मान लो जॉर्डन है, यहीं पे एक जॉर्डन की कैपिटल है। डेड सी के साइड में क्या है? उसकी कैपिटल है, जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अमान, ठीक है। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अमान। उसके बाद यहाँ पे है, देखो अभी बताया था गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे क्या है? गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है। और क्या है? देखो यहाँ पे जो कंट्री, यहाँ पे जो एक सिटी है उसको बोलते हैं जेरूसलम। जेरूसलम यहाँ पे एक सिटी है, ठीक है। उसके बाद कौन सी सिटी है? ये गाजा हो गई। और देखो यहाँ पे एक टेल एविव सिटी, ठीक है। क्या है? एक टेल एविव सिटी है यहाँ पे। और क्या है? मेनली देखो यहाँ पे जो है हाइफा सिटी है, हाइफा, HAIFA, यहाँ पे हाइफा सिटी है। तो हर चीज़ हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है। और मेनली जो यहाँ से जो है वो जॉर्डन रिवर फ्लो करती है, ठीक है, यहाँ तक, किसी सी में जाके नहीं वो गिरती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी जॉर्डन रिवर, ये होगी हमारी जॉर्डन रिवर, ठीक है। तो क्या हो गया? देखो ये जो हो गई वो होगी हमारी जॉर्डन रिवर, ठीक है। ये जो एरिया हो गया वो क्या हो गया? हमारा वेस्ट बैंक। और ये जो एरिया हो गया जो ये है, ये क्या हो गया? हमारा डेड सी, ठीक है। और जॉर्डन, ये इधर जॉर्डन है, जॉर्डन की कैपिटल है अमान, ठीक है। और यहाँ पे टेल एविव है, यहाँ पे हाइफा है, और ये गाजा है, और ये जेरूसलम है। आ सकता है टेल एविव सिटी कहाँ पे है, हाइफा सिटी किस कंट्री में है, या नॉर्थ टू ईस्ट वेस्ट जो भी ये लगाने आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट यहाँ पे। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 क्या बोलता है? बेटवा रिवर के बारे में बताना है। सबसे पहले है ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की, सबको पता है ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ये राइज करती है सतपुड़ा रेंज में। देखो नहीं, ये सतपुड़ा रेंज में राइज नहीं करती है, कहाँ राइज करती है? ये विंध्यास रेंज में राइज करती है, ठीक है। विंध्यास रेंज में ये राइज करती है मेनली। फिर MP है, विंध्यास रेंज कहाँ पे है? MP में है। फिर यूपी की तरफ ये फ्लो करती है, ठीक है। और यमुना से कहाँ पे मिलती है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है ये, ठीक है। और ज़्यादातर आपने मतलब बेटवा रिवर कहाँ पे सुनी है? केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट में सुनी होगी आपने, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट में सुनी होगी, ठीक है। और तो मेनली देखो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट में एक सबसे वो है, एक डैम बनाने की बात चल रही है जिसको बोलते हैं धूधन डैम, धूधन डैम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, किस रिवर के ऊपर है? और अगर बेटवा रिवर की बात करूँ केवल, उस पर कौन कौन से डैम है? तो उस पर है, एक तो है माटा टीला डैम। कौन सा है? माटा टीला डैम। और एक है परिचा डैम, एक है परिचा डैम। और एक है राजघाट डैम, एक है राजघाट डैम, ठीक है। ये 3 डैम किस पे हैं? बेटवा रिवर पे हैं। दूधन डैम दोनों के उस पे बनाया जा रहा है, ठीक है, कन्फ्लुएंस पे। और बेटवा रिवर यमुना से कहाँ मिलती है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में,
किसमें, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया इसका ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, केन रिवर के बारे में बताना है। सबसे पहले एमपी और यूपी से फ्लो करती है, बिल्कुल ये किससे फ्लो करती है, एमपी और यूपी से। ये बारनार रेंज में ओरिजिनेट होते हैं, बिल्कुल ये बारनार रेंज एमपी में ओरिजिनेट होती है। थर्ड है द रिवर पासिस थ्रू पन्ना नेशनल पार्क, यस ये पन्ना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है उससे भी ये पास होती है, ठीक है। और इसके बारे में क्या, केन रिवर के बारे में देखो, इस पे है एक रानी फॉल, रानी फॉल्स अगर बता दें, यस वो किस पे, केन रिवर पे रानी फॉल्स। एक है केन घड़ियाल सेंचुरी, इसमें तो आ गया केन ही आ गया, तो केन घड़ियाल सेंचुरी भी है, इससे पास होती है ये। और एक है गंगाऊ डैम, गंगाऊ डैम, ठीक है। केन और एक सिमरी रिवर है उसके केन और एक सिमरी रिवर है उसके कन्फ्लुएंस पे, लेकिन हाँ इसमें भी गिनी जाती है गंगाऊ डैम, ठीक है। केन घड़ियाल सेंचुरी और रानी फॉल्स, ठीक है, ये 3 इस पे हैं। और सारी चीज़ें आपको केन रिवर के बारे में पता चल गई, तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, गालवान रिवर के बारे में बताना है। क्या गालवान रिवर, देखो गालवान रिवर जो है वो कहाँ से, इसने बोला था उसका सोर्स हिमाचल में है, ऐसा तो हिमाचल में है ही नहीं है रिवर। गालवान रिवर का जो सोर्स है वो कहाँ पे है, गालवान रिवर का सोर्स है अक्साई चीन में, जो कि चाइना ने हमारा वो कर रखा है, एरिया छीन रखा है, ठीक है। तो चाइनीज साइड में है ये, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है इट मीट्स श्योक रिवर, यस ये क्या करती है, अक्साई चीन से वेस्ट में फ्लो करती है और किससे मीट करती है, श्योक रिवर से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, श्योक रिवर से ये मिलती है, ठीक है। और श्योक रिवर किससे जाके मिलती है लास्ट में, इंडस रिवर से, किससे, इंडस रिवर से। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, क्या बोलता है, पेंगोलिन के बारे में बताना है। पेंगोलिन जो है इसने बोला कि हार्मलेस नॉक्टर्नल एनिमल है जिसके दांत नहीं है, बिल्कुल सही है। सेकंड है पेंगोलिन्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ, यस ये शेड्यूल 1 में भी है इसमें IUCN के। और पेंगोलिन का दूसरा नाम क्या, स्केली एंटीटर भी बोलते हैं इसको, स्केली एंटीटर। मेनली किसको खाता है, एंट ईटर, मेनली एंट वगैरह को या जो टर्माइट्स वगैरह हैं उन्हीं को खाता है ये, ठीक है। और अगर इसके IUCN स्टेटस की बात देखो, मेन चीज़ है मतलब बहुत 8 स्पीसीज हैं टोटल वर्ल्ड में पेंगोलिन की, इंडिया में 2 स्पीसीज पाए जाते हैं, कौन सी, एक इंडियन पेंगोलिन और एक चाइनीज़ पेंगोलिन। जो इंडियन पेंगोलिन है वो जो है मेनली हिमालयाज़ वगैरह में और यहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में, एरिड एरियाज़ में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसका जो IUCN स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, और चाइनीज़ पेंगोलिन है वो भी इंडिया में पाया जाता है, उसका जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ठीक है। याद रखना इंडियन पेंगोलिन और इस पेंगोलिन के बारे में। और दोनों ही किसमें, शेड्यूल 1 में भी है, और साइट्स की ये दोनों ही क्या, शेड्यूल 1 में है और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। तो हो जाता है हमारा क्या आंसर, सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 में क्या बोलता है, फर्स्ट है पुंची कमीशन सजेस्टेड दैट द फ्रेज ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने बोला कि पुंची कमीशन बोलता है कि ये हटा देना चाहिए जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल ऐसा उन्होंने बोला। और इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि उसने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की विश पे जो प्रेसिडेंट है उसको नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर को एक लॉ पास करना चाहिए और तब वो हटाना चाहिए, वैसे नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है वेंकट चालिया कमीशन जो है उन्होंने रिकमेंड किया कि ऑर्डिनरली द गवर्नर शुड बी अलाउड टू कंप्लीट देयर 5-year टर्म, यस इसने भी बोला कि ऑर्डिनरी उनको क्या होना चाहिए, 5 साल कंप्लीट देने चाहिए, होने देने चाहिए। और क्या होना, अगर ऐसा मतलब मान लो अगर उनको हटाना भी पड़ गया कंप्लीशन ऑफ टर्म से पहले, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, मतलब कब करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर से पूछ के ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक और कमीशन बैठा था इसके लिए, याद रखना, सरकारिया कमीशन, एक और इसके लिए कमीशन बैठा था, सरकारिया कमीशन, उसने भी इसके लिए रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने क्या बोला था कि 5 साल से पहले नहीं हटना चाहिए गवर्नर को, ठीक है। तो और रेयर और कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेज में, और अब अगर उसको हटाओ रेयर सर्कमस्टेंसेज में, तो मतलब गवर्नर को एक चांस दो कि अपने रीज़न एक्सप्लेन करने का कि उसने कोई काम गलत या जैसे भी कैसे किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट को फेयर होकर उसके जो एक्सप्लेनेशन उसको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, उसमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आएगी, इससे क्या होगा, उसमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आएगी, तो वो काम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, लिथियम ट्रायंगल, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। लिथियम ट्रायंगल कौन सा है, अर्जेंटीना, चाइली, बोलिविया, ये 2 नहीं है, 4-5 नहीं है, तो क्या आ गया आंसर, ए, ठीक है। बहुत बार बता चुकी हूँ, 80% एक्सप्लोर्ड लिथियम वर्ल्ड का यहीं होल्ड करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं 86 में, कौन सा है जो स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं, स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स। स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमें इंडस्ट्रियल सफिशिएंसी के लिए चाहिए या फिर डिफेंस वगैरह में चाहिए, उनमें चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ही हैं, लिथियम, रेनियम, टेंटेलम, क्रोमियम, स्ट्रोंशियम, सारे ही क्या हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में बताना है।
देखो जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कंसेप्ट कहाँ से आया है, ग्लोबली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक से आया है। ये बैंक क्या होते हैं, टू बिग टू फेल, ऐसे बैंक जो बहुत बड़े होते हैं फेल होने को, उनको बोलते हैं, मतलब अगर वो फेल होता है तो उसके साथ और भी बहुत सारों को वो डुबा देगा। अभी इंडिया ने 3 बैंक्स को डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोला है। कौन से 3 बैंक्स हैं, एक तो SBI, एक है ICICI और एक है HDFC। ये 3 बैंक्स हैं जिसको अभी इंडिया ने क्या बोला है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोला है। ठीक है, इनको क्या है, एडिशनल कॉमन इक्विटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मतलब इनके लिए अलग से रूल होते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में बताना है। सबसे पहले इट इज ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। देखो ये जो टैक्स है ये नॉन एग्री कमोडिटीज़ पे है, एग्री कमोडिटीज़ पे नहीं है। जैसे कि गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, आयरन हो गया, उन पे है, एग्री कमोडिटीज़ पे नहीं है। पहली स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। ठीक है, कब हुआ था, अच्छा, द यूनियन बजट 2021-22 डिसाइडेड टू डू अवे विद कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। देखो 2021 के सर्वे में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में कोई बात ही नहीं चली। ठीक है, ये जो आया था ये आया था 2013 में 14 में आया था, ये 2013-14 के बजट में ये आया था। और मेनली कोई भी जो कमोडिटी का डेरिवेटिव जो मान लीजिए जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं उसका जो वो होता है 0.1% टैक्स लगता है उसके प्राइस पे, तो उसको बोलते हैं कमोडिटी टैक्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमें बताना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देयर इज़ नो लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम बाय सेंटर एंड स्टेट। कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड थोड़ी ना देगी गवर्नमेंट किसी को। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट होगी गलत, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सेंटर है वो ओनली अगर अनइरीगेटेड लैंड है तो 30% कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर इरीगेटेड लैंड है तो 25% वो करेगा, क्या बोलते हैं इसको, कंट्रीब्यूट करेगा सेंटर। ठीक है, अगर प्रीमियम थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो सेंटर प्रोवाइड नहीं करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और सेकंड है इनरोलमेंट ऑफ लोनी फार्मर्स अंडर दिस स्कीम इज मैंडेटरी। देखो नहीं, मैंडेटरी नहीं है, पहले लोनी फार्मर्स के लिए मैंडेटरी था और जो नॉन लोनी फार्मर्स हैं उनके लिए ऑप्शनल था, लेकिन अभी सबके लिए क्या कर दी गई है, ये वॉलंटरी कर दी गई है स्कीम। ठीक है, और तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये कब शुरू की गई थी, 2016 में शुरू की गई थी, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की फॉर्म में। ठीक है, और मेनली कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था फार्मर्स पे लोएस्ट प्रीमियम, ताकि वो दे सकें। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सॉरी आंसर क्या आ जाता है इसका, डी। सी नहीं है, इसका आंसर क्या है, डी। 89 का आंसर क्या है, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, GI टैग के बारे में बताना है। द GI टैग इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड कैन बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो GI टैग है वो 10 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होता है और बाद में टाइम टू टाइम रिन्यू कर सकते हो। बिल्कुल, GI टैग इज इशूड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। बिल्कुल, ये इसी के द्वारा होता है, तो आंसर क्या आ गया, सी। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। क्रूड स्टील का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, चाइना। देखो जो सीक्वेंस लिख रखे बिल्कुल सही है, चाइना, इंडिया, जापान, पाकिस्तान, सॉरी USA, पाकिस्तान कहाँ से याद आ रहा है, उसके बाद आता है रशिया। ये टॉप 5 कंट्रीज है। ठीक है, तो इसमें है चाइना, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मेनली इंडिया जो है नेट इंपोर्टर था 2018-19 में फिनिश्ड स्टील का, देखना, और 2019-20 में इंडिया एज ए नेट एक्सपोर्टर बन गया। ठीक है, एक ही साल के अंदर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे, क्या बोलता है, MSP के बारे में बताना है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। फर्स्ट है दी MSP फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिक्लेयर्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो कौन इसको डिक्लेयर करता है, तो याद रखना कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं करती, यहाँ पे ट्राइबल मिनिस्ट्री करती है। कौन करती है, ट्राइबल मिनिस्ट्री इसको करती है। और किसके रिकमेंडेशन पे करती है, ट्राइफेड के रिकमेंडेशन पे, ट्राइफेड के रिकमेंडेशन पे। और ये है दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड ओनली इन 5th शेड्यूल एरिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हर स्टेट्स में, ऑल स्टेट्स में एप्लीकेबल है। कहाँ पे है, ऑल स्टेट्स में एप्लीकेबल है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत होगी, आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में बहुत ही अच्छे से करवा चुकी हूँ। फर्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्टर टू रिडीम द बॉन्ड आइदर इन कैश और इन गोल्ड अपॉन मैच्योरिटी। आप गोल्ड भी ले सकते हो और कैश भी ले, ऐसा नहीं है इसमें, आप ये नहीं है गोल्ड आपको मिलेगा, नहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको उसके अमाउंट का कैश मिलेगा। ठीक है, तो आपको कैश मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा आंसर आ गया बी, मतलब सेकंड एंड थर्ड सही है। क्या है, रिड्यूस द, इससे गोल्ड इंपोर्ट कम होगा और इन्वेस्टर जो है इनको स्टॉक मार्केट पे भी बेच पाएंगे। बिल्कुल। स्विस चैलेंज मेथड क्या है, स्विस चैलेंज मेथड क्या है, ठीक है, स्विस चैनल मेथड है टाइप ऑफ बिडिंग मेथड। ठीक है, मेनली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को देने के मेथड को बोलते हैं स्विस चैलेंज मेथड। ये क्वेश्चन पहले भी हमारा करंट अफेयर्स में हो चुका है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे, क्या बोलता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में बताना है। बहुत ही अच्छे से इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में मैं इसको करवा चुकी हूँ। PJ नायक कमेटी रिकमेंडेशन पे ये बना था बैंक बोर्ड ब्यूरो 2014 में। ठीक है, इंद्रधनुष प्लान का ये वो है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता है।
किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। और द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं फाइनेंस मिनिस्टर इसको नहीं ऐड करते, इनका एक चेयरमैन होता है अलग। सेकंड है द बैंक बोर्ड ब्यूरो हैज़ बीन सेट अप बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ राजा चिलिया कमेटी, अभी बताया पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बना था, तो आंसर क्या आ गया इसका डी। ठीक है, और क्या है ये, क्या ये पब्लिक ऑथोरिटी है, यस ये पब्लिक ऑथोरिटी है आरटीआई एक्ट के अंडर, क्या है ये पब्लिक ऑथोरिटी है आरटीआई एक्ट के अंडर। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। कब स्टार्ट किया था इसने काम करना, इसने 2016 में काम करना शुरू किया है। ठीक है, चेयरमैन है, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, 5 एक्सपर्ट्स भी होते हैं इसमें। तो इसने किसको रिप्लेस किया था, अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट को इसने क्या किया था, रिप्लेस किया था। तो हो गया ये हमारा क्वेश्चन 95। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। पीस क्लोज किसका है, पीस क्लोज किसका है, तो आपने इतनी बार पढ़ लिया है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आता है पीस क्लोज। ठीक है, मेनली जब बाली कॉन्फ्रेंस हुई 2013 में, तो इंडिया ने पीस क्लोज को सिक्योर कर लिया था। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप सब्सिडी की जो लिमिट है उसको पार भी कर देते हो तो दूसरी जो कंट्री आप पे लीगल एक्शन नहीं ले सकती WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट में जाके। ठीक है, तो यही है पीस क्लोज। ठीक है, तो अगर आप अपनी सब्सिडी की लिमिट को इंक्रीज भी करते हो या क्रॉस भी करते हो तो दूसरी कंट्रीज आप पे लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 97 पे आ जाते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो बिल्कुल सी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप रिलीज़ करता है। और ये क्या एग्जामिन करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्टस विद स्पेशल फोकस ऑन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, बिल्कुल दोनों ही सही हैं, तो आंसर क्या आ गया इसका सी। ठीक है, ये रिलीज़ करता है। आ जाते हैं 98 पे। हाडोटी रीजन कहाँ पे है, हाडोटी रीजन कहाँ पे है, राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। कहाँ पे है ये, राजस्थान में है। मेनली यहाँ पे क्या होता है, कोरिएंडर सीड का एपिसेंटर है ये, कोरिएंडर सीड का एपिसेंटर है। ठीक है, और गुना डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, गुना डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, MP में ही है। ये कहाँ पे, MP में ही है। तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड सही हो गया, तो आंसर क्या आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, कौन करता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली हैज़ अंडरटेकन द लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे, बिल्कुल इसने किया। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, इस किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंडर। सेकंड है ये जो है ये फुल स्केल नेशनल सर्वे ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक सोशल डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एजिंग इन इंडिया, ये इसका, तो यस ये इसका भी कंसिक्वेंस है, मतलब सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, तो आंसर क्या आ गया सी। ठीक है, आंसर क्या आ गया सी। आ जाते हैं 100 पे। PM केयर्स फंड के बारे में बताना है। ठीक है, PM केयर्स फंड के बारे में बताना है। सबसे पहले ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, बिल्कुल। सेकंड है ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है इसके ऑफिशियल ट्रस्टी हैं, ये भी हैं। PM केयर्स वॉलेंट्री फंड्स को एक्सेप्ट करता है हर एक सबसे, यस ये भी करता है, तो आंसर क्या हो गया डी, याद रखना। और इसको ऑडिट कौन करता है, ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ठीक है, तो हम मार्च के भी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमने अपने पूरे 7th मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो हम जून तक के बस करंट अफेयर्स और करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर प्लीज़ थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करके जाना और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अब तक नहीं किया है, अगर आप भूल गए हो अभी तक। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ और खुद जा के सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि अभी केवल और केवल 22 दिन बच गए हैं प्री के। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।